हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर नंबर 8 का बहुत ही धमाकेदार रिवीजन, बड़ा ही स्पीड के अंदर हम ये करेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। देखो, पहला कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक होता है इमेजिनरी, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। मैंने आपको ये याद कैसे कराया, आई फॉर इमेजिन, आई फॉर इम्प्लिसिट। तो आई फॉर इमेजिन जो कॉस्ट क्या होती है, जो इनका नहीं होती लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये कॉस्ट हमारी हुई है। ई फॉर एक्सप्लिसिट और ई फॉर आई, जिस कॉस्ट को हम आई से देख सकते हैं वो कॉस्ट आती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर। ठीक है, जो भी मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम किसको पे करते हैं, पे टू द आउटसाइडर। किसको पे करेंगे, आउटसाइडर को। जैसे हमने वेजेस पे की, सैलरी पे की, हमने फ्रेट पे किया, तो जो भी कॉस्ट हमने पे किया हुआ है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आता है। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे जेब से कुछ जाता नहीं है। तो सर इसके अंदर कॉस्ट कैसे हुई, अच्छा ये बता कि तूने 1 लाख रुपए, 1 लाख नहीं सपोज 10 लाख रुपए रखता है, 10 लाख रुपए कहाँ डाले थे, बैंक में डाले थे, उस पर 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख आपकी अर्निंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हाँ हो रही थी। अब बताओ वो अर्निंग को, अब वो जो 10 लाख रुपए आपने बैंक से विड्रॉ किए और बिजनेस में लेके आ गए, अब क्या वो बैंक आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो ये बताओ जो इनकम पहले हो रही थी क्या अब वो होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब इनडायरेक्टली आपकी इनकम बंद हो गई, तो ये भी तो वन काइंड ऑफ आपकी कॉस्ट हुई, समझे। जैसे आपके पास एक बड़ी सी फैक्ट्री थी और वो बड़ी सी फैक्ट्री के ऊपर आपको हर महीने 1 लाख रुपीस का रेंट आ रहा था। क्या आ रहा था, 1 लाख रुपए का रेंट आ रहा था। एक दिन आपने सोचा कि यार ये रेंट छोड़ो, अपने खुद का बिजनेस करते हैं। अब वो जो टेनेंट है उसको आपने वैकेंट, उसको ये वैकेंट करवाया, उसको हटाया वहां से और खुद बिजनेस करने बैठ गए। अब बताओ वो जो 1 लाख आ रहे थे वो आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे। तो ये बताओ वो जो इनकम होती थी वो बंद हो गई कि नहीं हो गई। तो ये भी तो एक प्रकार की आपकी क्या हो गई, कॉस्ट ही तो हो गई। ठीक है, सपोज कि आप पहले जॉब करते थे, क्या करते थे, जॉब करते थे जहां पे आपको सैलरी रुपीज 1 लाख रुपीज पर एनम मिल रही थी, और आपने ये जॉब को लात मार के आप कहां पे आएकर बिजनेस में आ गए, और बिजनेस में आके आप बिजनेस करने लगे। अब ये बताओ क्या जो सैलरी पहले मिल रही थी अब वो अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं। तो ये भी तो आपकी क्या हो गई, एक प्रकार की कॉस्ट हो गई। तो ये प्रकार, ये इसको बोलते हैं सेल्फ ओन्ड कॉस्ट। क्या, सेल्फ ओन्ड मतलब जो जो देखो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, ये क्या होता है, सेल्फ मतलब जो धंधे का मालिक जो बिजनेस के अंदर ये ले आता है, मतलब अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, बिजनेस में ले आता है। तो जो कॉस्ट पहले हो, जो बेनिफिट पहले हो रहा था वो बेनिफिट बंद हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इम्प्लीसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बोला जाता है, इम्प्लीसिट कॉस्ट। तो ये मैंने आपको बताया एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लीसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या, जो भी हम थर्ड पार्टी को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या, कौन सी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। क्यों, क्योंकि हम इसका का अकाउंटिंग करते हैं। जैसे हमने फ्रेट पे किया, रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, मतलब कोई भी XYZ खर्चा पे करो, स्टेशनरी का खर्चा पे करो, वो सब क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं हाँ मैंने पे किया, लेकिन यहाँ पे हम कुछ पेमेंट करते नहीं है, इसलिए इसका कोई भी प्रकार का अकाउंटिंग नहीं होता। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। क्यों, ये समझने के लिए कि भाई जो बेनिफिट हमको पहले हो रहा था वो बेनिफिट अब नहीं हो रहा, तो वो भी तो मेरा एक लॉस ही हुआ है। जैसे सैलरी, मैंने सैलरी छोड़ी, बिजनेस में आया, सैलरी की इनकम जो मिल रही थी वो मेरे को अब फॉर गो करनी पड़ी, तो वो भी तो एक प्रकार की क्या हुई, कॉस्ट हुई। इसी कॉस्ट को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये कॉस्ट क्या होती है, सेल्फ सप्लाइड की होती है। यहाँ पे कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। ये सब किसने ओन किया होता है, फॉर्म ने ओन किया होता है। रेंट ऑफ ओन लैंड मतलब क्या है कि हमारे पास एक लैंड थी जिसका हर क्या मिलता था, हमको रेंट मिलता था। अब क्या किया, वो लैंड पे हमने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या रेंट मिलेगा, क्या नहीं। कैपिटल के ऊपर पहले हमको इंटरेस्ट मिलता था, अब वो कैपिटल हमने बैंक से विड्रॉ करके बिजनेस में लिया, क्या इंटरेस्ट मिलेगा, क्या नहीं। तो उसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, अब देखो ये आया कॉस्ट फंक्शन। जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन सीखा था वैसे ही क्या, कौन सा कंसेप्ट है, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन के अंदर एक गुड्स को बनाने के लिए क्या, एक गुड्स को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, उसी को बोला जाता है कॉस्ट फंक्शन। ठीक है,
तो कॉस्ट फंक्शन मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की गुड्स को बनाने का टोटल कितना खर्चा होता है वो होता है कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब मेरे पास दो अल्टरनेटिव होते हैं, अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2, तो जो मैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको फॉरगो करता हूं और जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करता हूं। सपोज मेरे पास सैलरी के लिए दो ऑफर है, एक सैलरी दे रहा है मेरे को 60,000 पर मंथ, दूसरा दे रहा है मेरे को 50,000 पर मंथ। मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, 60। मैं किसको फॉरगो करूंगा, 50 को। तो ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को मैं को फॉरगो करूंगा और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो जो मैंने फॉरगो किया वो मेरी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। समझ गए? ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टोटल फिक्स कॉस्ट। अरे टोटल फिक्स कॉस्ट नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, ये फिक्स कॉस्ट कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। प्रोडक्शन 0 हो, प्रोडक्शन 10 हो, प्रोडक्शन 50 हो, 100 हो, 1000 हो, ये कॉस्ट क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। इसका कर्व कैसे बनता है, कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। इसको और क्या क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, या तो ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल क्यों, क्योंकि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। 0 होगा तो भी पे करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो भी देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा वेरिएबल। बेटा वेरिएबल में नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये कॉस्ट कैसी है, वेरी कर रही है। क्या कर रही है, वेरी कर रही है। वेरी मतलब कि प्रोडक्शन 0 तो ये कॉस्ट 0, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, ये कॉस्ट बढ़ती है। और क्या होगा, जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जाता है। ठीक है। ओके। इसके अंदर आपको बेटा ये एक चीज याद रखने का कि वेरिएबल कॉस्ट के अंदर शुरू के अंदर क्या होता है, एट द इनिशियल स्टेज ये इंक्रीज होती है कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। फिर उसके बाद इंक्रीज होती है कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। इसलिए इसका चार्ट कैसे बनता है, इस तरह का बनता है। ठीक है। इस तरह का क्या, किस तरह का चार्ट बनेगा, इसका इस तरह का चार्ट बनेगा। ठीक है। कि शुरू में वो क्या होगा, इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से, इसका इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से और फिर इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है। नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस, वेरी गुड, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जब हम दोनों का टोटल करते हैं तो हमको मिल जाता है टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया। अच्छा एक चीज इसको ध्यान रखना, याद रखना बेटा कि जो टोटल कॉस्ट होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जल्दी बोलो, टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट से होता है। क्यों, क्योंकि अगर 0 प्रोडक्शन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होगी, 0, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो होगी ही होगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, 100 + 0 = 100। मतलब जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है टोटल कॉस्ट का वो ऑलवेज कहां से स्टार्ट होगा, फिक्स कॉस्ट से। लेकिन आगे का जो शेप होगा उसका वो किसके जैसा होगा, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहां से ये एक बार ये तो फिक्स हो गई, ये तो हमेशा फिर आगे 100 ही है, लेकिन उसके आगे वो कितनी स्पीड से बढ़ेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। इसलिए मेरा जो टोटल कॉस्ट का जो शेप होगा, क्या टोटल कॉस्ट का जो शेप होगा वो किसके जैसा होगा, वो होगा वेरिएबल कॉस्ट के जैसा होगा। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, इनिशियली क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, लेकिन कैसे रेट से, डिक्रीजिंग। फिर लेटर ऑन में इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या तो लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसके अंदर हमने यही दिखा था कि जब हम लेबर को हायर करते हैं तो उसके मिलने वाला प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हमको उसकी कॉस्ट क्या लगती है, कम लगती है। इसलिए इनिशियली क्या होता है, लेबर की कॉस्ट इंक्रीज तो होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से होती है, और लेटर ऑन में इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से। ओके। यहाँ पे टीवीसी इज इनवर्सली एज शेप। बेटा ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है उसका शेप कैसा होता है, इनवर्स एज शेप। वो क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि वो इनिशियली इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट से और देन इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से, इसलिए इसका शेप कैसा बनता है, इनवर्स एज शेप का होता है। ठीक है। चलो अब हम आते हैं, ये हमारा एक कंसेप्ट खत्म हुआ। अब हम आते हैं एवरेज के ऊपर। एवरेज के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, जिसका भी आपको एवरेज निकालना हो उसको क्या करने का, उसको उसके प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर देने का। तो क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा क्या फिक्स कॉस्ट कभी 0 हो सकती है क्या फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है क्या, नहीं। प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है नहीं। तो बेटा ये क्या होती है, ऑलवेज रिमेन
फिक्स। इसलिए क्या होता है कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है ना तो हमको इससे इसको डिवाइड करना है, तो शुरू में जब डिवाइड करता है ना तो यहाँ पे 1 का डबल हुआ 2, इसलिए यहाँ पे शुरू में कैसा होता है, डिक्रीज होती है, एकदम इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होती है। कौन से रेट से? इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि कितने परसेंट से गिरी? 50% से गिरी है। फिर कितने परसेंट से गिरी? अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% से गिरी होगी। तो अब देखो यहाँ पे जो गिरने का रेशियो वो क्या हो गया, स्लो हो गया। तो इन शॉर्ट अगर इसको हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती है, ऑलवेज डिक्लाइन होती है। क्या होती है? ऑलवेज डिक्लाइन होती है। लेकिन क्या बताओ, डिक्लाइन होते होते कभी एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगी। हाँ, और शुरू में क्या होती है, ये डिक्रीज होती है कौन से रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। नेक्स्ट में डिक्रीज तो होगी लेकिन कौन से रेट से? वेरी गुड, ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट आते हैं हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर हम बेटा यहाँ पे किसी का भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो तो उसको क्या करने का, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स। टोटल प्रोडक्शन यूनिट से जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाता है। क्या मिलेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाता है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना, आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज। सर ऐसा क्यों होता है बेटा? हमने वेरिएबल कॉस्ट में देखा था ना, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट शुरू में क्या होती है, इंक्रीज होगी, बट कौन से रेट से होती है, डिक्रीजिंग रेट से होती है। बाद में इंक्रीज होती है कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से होती है। तो ये जो शुरू में डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लेटर ऑन भी ये इंक्रीज होती है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस वो पकड़ लो तो आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखो आगे क्या बोल रहा है ये। ओके, तो अब हम देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि किसी का भी एवरेज निकालना हो तो उसके वेरिएबल कॉस्ट से उसको उसके प्रोडक्शन यूनिट को डिवाइड कर देने का। तो यहाँ पे जैसे 6 है, 6 डिवाइड बाय 1 करोगे तो क्या आएगा 6, 10 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा 5। तो इस तरह से क्या आता है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियली क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, डिक्लाइन होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसलिए इसका शेप किस तरह का बनता है, यू शेप का बनता है। तो यहाँ पे इसका शेप आएगा यू शेप का। ओके ओके, अब आप है ना एवरेज वेरिएबल बोलो या तो एवरेज कॉस्ट बोलो, एवरेज कॉस्ट का शेप भी कैसा बनेगा, यू शेप का ही बनेगा। तो देखो एवरेज टोटल कॉस्ट। अब बेटा एवरेज टोटल कॉस्ट के अंदर इसके फॉर्मूला क्या होता है, बेटा इसके दो फॉर्मूला होता है। आप क्या कर सकते हो, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि किसी का भी एवरेज निकालना हो तो क्या करना का, उसकी कॉस्ट को क्या करो, उसके आउटपुट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जैसे हमारा टोटल कॉस्ट जो होगा उसको हम उसके क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। वेरी कॉस्ट, वेरी गुड। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मालूम हो तो क्या मिलेगा, इन दोनों के एवरेज को जोड़ो तो क्या बनेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो अगर हमको क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉस्ट ना देके एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिए तो आप इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। 16 माइनस 12 प्लस 6 18, 6 प्लस 5 11, 4 प्लस 5 9। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा टोटल एवरेज कॉस्ट। समझ गए बच्चे लोग? ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, इसका आप इस तरह से भी कर सकते हो और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दोनों के एवरेज को जोड़ के भी एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और एक और मैंने आपको क्या बताया, यही बताया कि भाई यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली ये डिक्रीज होता है, इसके मिनिमम पॉइंट पर पहुंचेगा और फिर क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। सेम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कंसेप्ट होता है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ओके। बेटा यहाँ पे ना 3 फेज ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हेन बोथ एएफसी एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, फॉल होते हैं। जब बेटा अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट भी गिर रहा है एंड हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रहा है, तो ये बताओ ये क्या करेगा, ये तो गिरेगा ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये आता किससे, वेरिएबल एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल। अगर दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं तो बताओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा,
ये तो डिक्लाइन ही होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों का समेशन होता है। अगर ये दोनों गिर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ठीक है, तो देखो एएफसी क्या होता है? कंटिन्यूअस टू फॉल, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? कुछ इस शेप का होता है। ये क्या यहाँ पे इसको टच नहीं करेगा, लेकिन ये क्या होगा? तो इनिशियली डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, इस तरह से जाता है। जबकि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ये डिक्रीज होता है और फिर उसके बाद ये इंक्रीज होता है। और हम क्या करते हैं बेटा? हम ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट, इन दोनों को क्या करने का, इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो क्या बनता है? एवरेज कॉस्ट बनता है। एवरेज कॉस्ट बनता है। इसलिए एवरेज कॉस्ट क्या ये दोनों के नीचे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देखो 3 + 2 कितना आएगा? 5। क्या ये अगर आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ की कोई भी संख्या इन दोनों से छोटी हो सकती है क्या? क्या यहाँ पे कभी भी 1 आ सकता है क्या? 3 + 2 के अंदर ऐसा हो सकता है क्या यहाँ पे 1? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के समेशन से तो क्या बनता है? ये बनता है। इसलिए एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो ऑलवेज क्या आएगा? ये दोनों कर्व के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कर्व का समेशन करते हैं तभी तो क्या बनता है? एवरेज कॉस्ट बनता है। तो देखो ये रहा, यहाँ पे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट इनिशियली डिक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होता है एट द इनिशियली डिक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इनिशियली क्या होता है? वो डिक्रीज होता है और फिर क्या होता है? उसके मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है और फिर वो क्या करता है? इंक्रीज होना शुरू करता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट भी क्या होता है? एवरेज कॉस्ट भी वैसे ही होता है कि ये क्या होगा? क्योंकि ये इसका और इसका दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा? एवरेज टोटल कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट भी क्या करेगा? ये दोनों गिर रहे हैं तो ये भी गिरेगा। जब एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू करता है तब हमारा एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना चालू करता है। बेटा एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों एक ही है। आप उसको एवरेज कॉस्ट बोलो या तो एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पे एक और चीज याद रखना, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा तो वहां पे क्या होगा? एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट होगा। मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट का लाई टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा? मिनिमम पॉइंट होगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे इसका मिनिमम पॉइंट होगा वहीं पे क्या होगा? एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल कॉस्ट। बेटा मार्जिनल कॉस्ट एकदम सिंपल है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ये टीसी हमने ऊपर पढ़ा था वो था मार्जिनल प्रोडक्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट कंसेप्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। इसके अंदर अगर आप चाहो तो नीचे क्या लगा सकते हो? डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन ये चेंज इन क्वांटिटी जब भी करने का, जब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो, प्रोडक्शन यूनिट में डिफरेंस क्या हो? एक से ज्यादा हो। अगर एक एक का डिफरेंस है तो आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप सिंपली चेंज इन टोटल कॉस्ट लगाओ। चेंज इन टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला ही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि हम एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए कितना एडिशनल कॉस्ट लगता है। तो यहाँ पे बेटा जी हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों से जोड़ो तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के ऊपर से हम क्या निकालते हैं? मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? ये मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली हमारा डिक्रीज होता है, उसके बाद मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है और उसके बाद ही क्या होता है? ये इंक्रीज होता है। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या? एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? यू शेप का होता है। आप इसको हॉकी शेप भी बोल सकते हो, यू शेप भी बोल सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा होता है। मतलब एम यू का शेप आप हॉकी शेप या तो यू शेप दोनों बोल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 9 से घटा 7, 7 से घटा 5, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गया। अब बढ़ेगा 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 14, 14 से बड़ा
16, इसलिए इसका शेप कैसा होता है, यू शेप का होता है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्या फर्क है? तो देख बेटा, एवरेज कॉस्ट का होता है, एवरेज कॉस्ट निकाला जाता है हर एक प्रोडक्ट का एवरेज, मतलब ये जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसको हम प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एवरेज कॉस्ट बनता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या आता है? मार्जिनल कॉस्ट एवरेज को नहीं बताता, मार्जिनल कॉस्ट बोलता है कि एक एडिशनल लेबर को हायर करने से कितना एडिशनल कॉस्ट बैठा। जैसे यहाँ पे एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 20, 2 यूनिट को मैन्युफैक्चर किया तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 28, कितनी आ रही है, 28। तो बताओ एक एडिशनल कॉस्ट को बनाने से कितना एडिशनल, 8, तो यहाँ पे हमारा आएगा 8। फिर यहाँ से 2 की जगह अगर 3 पे जाते हैं तो 3 का कितना है, 34, तो कितना एडिशनल खर्चा आया, 6 का आया। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखने का, मैंने आपको बताया था एपीएमपी का रूल बताया था, उसमें क्या बताया था, एपी अगर तुम बढ़ोगे तो एमपी क्या होगा, ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और एपी अगर तुम क्या होगे, घटोगे तो एमपी क्या होता है, ज्यादा तेजी से। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा देने का, यहाँ पे कैसे लगा देने का, यहाँ पे अगर एवरेज कॉस्ट क्या होता है, घटता है, तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा तेजी से घटता है, और बाद लेटर स्टेज में एवरेज कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता है, तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो देखो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ये देखो यहाँ पे मैं इसको रब करके दिखाता हूँ आपको। देखो एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मार्जिनल क्या बोलेगा, अगर एवरेज अगर तू गिरा तो मैं तुझसे, तो इसलिए ये इसके नीचे है। जब एवरेज क्या बोलता है कि मैं बढ़ूंगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा, अब ये बढ़ रहा है, अगर ये इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो ये याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट किसको बोल, देख फॉलो करता है, एवरेज को। एवरेज क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे डिक्रीज, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा तेजी से डिक्रीज। एवरेज कॉस्ट लेटर स्टेज पे क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट, इसीलिए देखो ये इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करके उससे आगे निकल गया, क्यों, क्योंकि ये बढ़ना चालू हुआ तो मार्जिनल कॉस्ट इसलिए उससे आगे निकल जाता है। अच्छा, एक चीज को याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आता है, ये जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट होता है वो एवरेज कॉस्ट का कौन सा पॉइंट होता है, बताओ, मिनिमम पॉइंट होगा कि मैक्सिमम, मिनिमम पॉइंट होगा कि मैक्सिमम, मिनिमम पॉइंट होगा। वेरी गुड बच्चा लोगों, यहाँ पे मिनिमम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट धीमे धीमे कम जा रही है, कम जा रही है, और ये अपने एकदम मिनिमम पॉइंट पर पहुंची है, और उसके बाद क्या होती है, बढ़ना चाह रही है। मैक्सिमम किसे बोलते हैं, उसको बोलता है जब वो ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक हाई लेवल पे पॉइंट पर पहुंची और उसके बाद क्या होती है, वो गिरना चालू होती है। तो जो हाई लेवल वाला पॉइंट होता है उसको हम मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं, और जब ये वाला पॉइंट होता है नीचे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से इंटरसेक्ट करेगी, उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो बस ये जो ऊपर वाला था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्ट शुरू में देखो मैंने आपको क्या बताया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, 6 से 5 बढ़ रही की घटी, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलेगा मैं तुझसे, तो 6 की जगह ये कितना हो गया, 4। ठीक है, फिर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का क्या होता है, जब उसका मिनिमम पॉइंट आता है, देखो मिनिमम पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट होता है जहां से वो बढ़ना चालू हो, वहां से बढ़ना कौन से पॉइंट से चालू हो रही है, इस पॉइंट से, थर्ड वाले से कि फोर्थ वाले से, फोर्थ वाले से बढ़ना चालू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो मिनिमम पॉइंट क्या है इसके ऊपर वाला, तो ये मिनिमम, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे इसको वो इंटरसेक्ट करके, अब देखो यहाँ पे 5 की जगह कितना हुआ, 6, लेकिन ये 5 की जगह कितना हो गया, 9। कहने का मतलब क्या कि जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है। क्लियर है, ओके। अब देखो अब ये लास्ट आ रहा है,
एक्सप्लेनेशन, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अरे कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या करना होता है बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो और लेटर ऑन पे क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या करती है, एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को फॉलो करेगी। यहाँ पे अगर ये गिरी है, ये भी इसको गिरेगी, उसके बाद ये बढ़ती है, तो यहाँ पे ये भी बढ़ना चालू करती है। मार्जिनल कॉस्ट पता है क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट बोलता है कि एवरेज अगर तुम गिरोगे तो मैं तुमसे ज्यादा तेजी से, इसलिए देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, दोनों के नीचे है, दोनों के नीचे है, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे 6 लेकिन यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ये कितना हो गया 4, तो मार्जिनल कॉस्ट दोनों के नीचे आती है और फिर क्या करेगी, वो उसको इंटरसेक्ट करेगी। अब इसमें एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों के कौन से पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, बताओ, दोनों के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, दोनों के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। बस ये चीज को याद रखना कि यहाँ पे आपको इसका कर्व तो बनाना आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व क्या बनाने का, उसके दोनों के नीचे से शुरू करने का और उसको इंटरसेक्ट करते करते ऊपर जाने का, ठीक है, और दोनों का जो मिनिमम पॉइंट होगा उसको वो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इसी के साथ बेटा हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है, फिनिश होता है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।